हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो ये कहानी स्टार्ट होती है आज से ठीक 3500 साल पहले यानी सन 1500 BCE में, जब अकॉर्डिंग टू मेन स्ट्रीम हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स आर्यंस यानी एंसेस्टर्स ऑफ नॉर्थ इंडियंस यूरोप और सेंट्रल एशिया से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर होते हैं। और जो यहाँ के लोकल लोग होते हैं जिन्हें द्रविडियंस भी कहा जाता था, उनको परसिक्यूट करके साउथ की साइड में माइग्रेट करने के लिए मजबूर किया जाता है। और ये कहा जाता है कि इन्हीं आर्यंस ने सन 1500 BCE में आगे जाके संस्कृत, ऋग्वेद और हिंदू धर्म की स्थापना की। और यही कारण है कि आज तमिलनाडु जैसे सदर्न स्टेट्स में DMK और AIADMK जैसी पॉलिटिकल पार्टीज नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ न सिर्फ हेट क्रिएट करती हैं, बल्कि इंडिया के अगेंस्ट भी सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को बढ़ावा देती हैं। इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट यानी इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किन किन पॉइंट्स को बेस बनाकर इन मेंटली कॉलोनाइज्ड यूरोसेंट्रिक इंडियन हिस्टोरियंस, जिनको कभी कभी ब्राउन सिपॉयज या वेस्टर्न स्टूज पपेट्स भी कहा जाता है, ने किस बेसिस पे इस सो कॉल्ड आर्यन इन्वेजन / माइग्रेशन थ्योरी का सपोर्ट किया है। और उसके अगेंस्ट में ये भी देखेंगे कि क्या 21st सेंचुरी की साइंटिफिक और जेनेटिक एडवांसमेंट्स इनको एक्सपोज करती है कि नहीं। और सेकेंड पार्ट यानी नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि इंडियंस को नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस में डिवाइड करके किसका सबसे ज्यादा फायदा हो रहा था, यानी हु वाज द रियल कल्प्रिट बिहाइंड इट। तो ये तो रही सेकंड पार्ट की बात। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो टाइटल्ड आर्यन इन्वेजन / माइग्रेशन थ्योरी, ट्रुथ और होक्स यानी सत्य या एक मिथ्या। इन थ्योरी की रचना सन 1850s में मैक्स मिलर नाम के एक ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट ने की थी। उनके अनुसार दो तरह की आर्यन रेस हुआ करती थी, ईस्टर्न और वेस्टर्न, जो सेंट्रल एशिया यानी जिसे कॉकेसस रीजन भी कहा जाता है से यूरोप और इंडिया में माइग्रेट किए। और फिर इन इंडिया साइड जाने वाले आर्यंस ने वहाँ के लोकल इंडिजिनस लोग, जिन्हें द्रविडियंस भी कहा जाता था, को हरा के, मार के और परसिक्यूट करके साउथ इंडियन साइड ऑफ सब कॉन्टिनेंट में जाने को फोर्स किया। और इस आर्यन इन्वेजन के आइडिया को सबसे ज्यादा बल तब मिला जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई। और उस समय की रिसर्च के अकॉर्डिंग इस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का कारण इन आर्यन इन्वेजन और उनके द्वारा किए गए परसिक्यूशन और एट्रोसिटीज को बताया गया। एज वन ऑफ द सिटीज नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज मोहनजोदाड़ो, which directly means माउंट ऑफ द डेथ यानी मुर्दों का पहाड़। और फिर ऐसे ही रिसर्च के अभाव में और जो भी एविडेंस उस टाइम प्रेजेंट थे वो इसी ओर इशारा कर रहे थे कि आर्यन इन्वेजन हुआ था और नॉर्थ इंडियंस और उनके पूर्वज ना सिर्फ बाहरी थे बल्कि बर्बर आतताई भी थे। और फिर ऐसे ही इस थ्योरी ने एजुकेशन सिस्टम की हिस्ट्री बुक्स में अपनी जगह बनाई। और फिर धीरे धीरे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स और बड़े बड़े लोग जैसे बाल गंगाधर तिलक और दयानंद सरस्वती जैसे लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस थ्योरी को अपनी अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज और एक्सेप्ट करने लगे। बट ये बात है आज से 70-80 साल पहले की। बट क्या आज की साइंटिफिक और लिंग्विस्टिक और जेनेटिक एडवांसमेंट भी इस थ्योरी को एक्सेप्ट करती हैं, या मॉडर्न एडवांसमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ हार्ड आर्कियोलॉजिकल एंड जेनेटिक एविडेंसेस इस थ्योरी को डीबंक करती हैं? लेट्स सी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हाउ अ ओल्डेस्ट कंटिन्यू एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन डीबंक दिस आर्यन इन्वेजन थ्योरी। सो ये हिस्टोरियंस ये क्लेम करते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन 1500 BCE से 2000 BCE साल पुरानी है, यानी 3500 से 4000 साल पुरानी, जो कि आर्यन के आने के बाद से चली आ रही है विद इट्स कल्चर, रिलीजन, वैल्यूज, गॉड्स और लैंग्वेज जैसे संस्कृत। बट इन 2016 IIT खड़गपुर और ASI के साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने हरियाणा में एक आर्कियोलॉजिकल साइट की डिस्कवरी की, जिसकी जब रेडियो कार्बन डेटिंग करी गई तब उसकी एज आज से 9500 ईयर्स पहले पाई गई, जो कि है 7500 BCE, मतलब करीब करीब 10,000 साल पहले की। और ये हिस्टोरियंस कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के ओल्ड प्रूव होने से आर्यन इन्वेजन मिथ कैसे प्रूव होती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एक्चुअली अ द्रविडियन सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉयड बाय आर्यंस। सो एक रीनाउंड आर्कियोलॉजिस्ट और प्रोफेसर BB लाल, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1968 से 1972 तक डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं, ने अपने 50 साल के करियर में रिसर्च करने के बाद ये पाया कि देयर इज नो सच एविडेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ इन्वेजन और माइग्रेशन ऑफ आर्यंस इनटू इंडिया और दिस आर्यन इन्वेजन थ्योरी इज अ मिथ। उन्होंने ये भी कहा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन ही वैदिक सिविलाइजेशन या सभ्यता है। उन्होंने अपनी बुक द ऋग्वेदिक पीपल, इन्वेडर्स, इमिग्रेंट्स और इंडिजिनस में काफ़ी मात्रा में हार्ड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिए हैं, जो कि कल्चरल और ट्रेडिशनल कंटिन्यूटी को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि उन्होंने ऑल ओवर इंडस वैली सिविलाइजेशन की अलग अलग साइड से पाई गई चीज़ों के बारे में लिखा है, जैसे कि स्टैचुएट्स डूइंग योगा पोजेस, शिवलिंग लाइक ऑब्जेक्ट, फीमेल स्टैचुएट जिनकी मांग में सिंदूर है, नमस्ते ग्रीटिंग लाइक ऑब्जेक्ट, लॉर्ड शिवा त्रिशूल, चतुरंग या चेस,
और एक सील जिसमें एक पर्सन योगा पोज में बैठा है विद एनिमल्स स्पेशली बुल्स विच इज नन अदर देन द पशुपतिनाथ या फिर लॉर्ड शिवा, और दैट्स व्हाई इस सील को पशुपतिनाथ सील भी कहा जाता है। और ये सारे एविडेंस से प्रूव करते हैं देयर वाज नो सच आर्यन इन्वेजन और माइग्रेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये डीबंक करती है ये सब थ्योरी कि आर्यंस, हिंदूज और उनका कल्चर बाहर से आया है और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो एक द्रविडियन सिविलाइजेशन है। और ये आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स ये भी प्रूव करते हैं कि मॉडर्न इंडिया ही कंटिन्यूएशन है उस एंशिएंट सिविलाइजेशन का। अब चलते हैं जेनेटिक्स एविडेंस पर। जेनेटिक रिसर्च, अ रिसर्च which proves similarity not difference among Indians. According to new research and survey done by Dr. Neeraj Rai and his team, who works in Birbal Sahni Institute of Paleoscience under Ministry of Science and Technology, Government of India, in past 1 decade proves and shows that a patrilineal lineage or a Y chromosomal DNA named R1A1A is found in most, if not all the Indians, चाहे आप नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन हो, चाहे आप बांग्लादेशी हो या अफगानी पश्तून, चाहे आप ब्राह्मण हो या ट्राइबल, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि ये आर्यंस अपने ब्राह्मणिकल कल्चर और डीएनए को लेकर बाहर से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आए हैं। सो व्हाट दीज जेनेटिक एविडेंस शोज दैट ऑल दीज एआईटी थ्योरीज आर आउटराइट प्रोपेगेंडा, जो जानबूझ के क्रिएट किए गए हैं ताकि इंडिया और इंडियंस में डिवीजन क्रिएट किया जा सके। नाउ लेट्स गो टू द लिंग्विस्टिक एविडेंस। लिंग्विस्टिक साइंस, अ स्यूडो साइंस। अब अकॉर्डिंग टू दीज हिस्टोरियंस, ये जो आर्यंस या नॉर्थ इंडियंस थे ये यूरोप से आए थे, और यूरोप से आए थे तो इसलिए इंडो आर्यन लैंग्वेजेस बोलते हैं। अभी इंडो आर्यन लैंग्वेजेस क्या हैं कि नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि संस्कृत, हिंदी, गुजराती, बंगाली, ये जो लैंग्वेजेस हैं इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैं, ये इनके अकॉर्डिंग सिमिलर हैं यूरोपियन लैंग्वेजेस जैसे फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश के। बट अगर आप डीप डाउन रिसर्च करेंगे तो ये जो इंडियन नॉर्थ इंडियन जो लैंग्वेजेस हैं, इफ यू कंपेयर, तो ये यूरोपियन लैंग्वेज के कंपेयर में साउथ इंडियन लैंग्वेजेस से ज़्यादा सिमिलर हैं। कई सारे शब्द हैं जो इंडो आर्यन, ये जो नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस हैं, इनके सदर्न लैंग्वेजेस से ज्यादा सिमिलर हैं बजाय आप कंपेयर करेंगे यूरोप के। तो फिर भी एक बार को मान लें कि ये लिंग्विस्टिक एविडेंस जो उन्होंने दिए वो सही हैं, तो फिर भी लेट्स से मैं अभी मुंबई में हूँ और हिंदी बोल रहा हूँ और मेरे घर से ठीक 1 किलोमीटर दूर एक लड़का मराठी बोलता है, तो क्या मेरा और उसका डीएनए अलग हो जाएगा? लेट्स से मैं अब इंग्लिश भी बोलने लग जाऊँ और इंग्लैंड में रहने चल जाऊँ, तो क्या मेरा और मेरी फ्यूचर जनरेशन का डीएनए थोड़ी ना ब्रिटिश हो जाएगा? रहेगा तो वो इंडियन ही ना। और लेट्स से एक फाइनल एग्जाम्पल कि एक अमेरिकन लड़का है जो इंग्लिश बोलता था, अब वो फ्रांस शिफ्ट हो गया है और अब वो फ्रेंच बोलने लग गया है, तो क्या अब उसका डीएनए भी फ्रेंच हो जाएगा? ऑब्वियसली नॉट। सो व्हाट दिस शोज कि लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक का डीएनए से कोई लेना देना नहीं है, और हेंस इस सो कॉल्ड थ्योरी से भी, जो कि अब मिथ प्रूव हो रही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिस्ट्रॉय एंड डिबंक वन ऑफ द सेंट्रल क्लेम ऑफ दिस थ्योरी, दैट इज अ सो कॉल्ड मिथिकल रिवर सरस्वती एंड एज ऑफ ऋग्वेदा। अंटिल 10 to 15 years ago, हर एमिनेंट इंडियन हिस्टोरियंस या फॉरेन हिस्टोरियंस ये कहते थे कि देयर वाज नो सच रिवर कॉल्ड सरस्वती। ये एक मिथिकल रिवर है जो कि इन स्टूपिड हिंदूज और उनके बैकवर्ड एंसेस्टर्स ने अपनी इमेजिनेशन में ये रिवर क्रिएट की है, जबकि अब धीरे धीरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ हमें ये पता लग रहा है कि किसकी थ्योरी एक्चुअली मिथ थी। सो नाउ लेट्स बैक टू द टॉपिक। नाउ यू विल बी शॉक्ड टू नो कि सैटेलाइट इमेजेस में और हाइड्रोलॉजिकल सर्वेज में एक इनॉर्मस रिवर का भी रिवर बेड मिला है, जो आज से कई साल पहले हिमालय से शुरू होकर अरेबियन सी तक बहती थी, स्पेशली इन टुडेज रीजन ऑफ सिंध एंड पंजाब ऑफ पाकिस्तान। एंड इट इज रिपोर्टेड दैट दिस रिवर वाज दैट मैसिव कि गंगा और सिंधु नदी भी इसके सामने छोटी थी। और अब साइंटिफिक जर्नल्स लाइक नेचर के साइंटिस्ट ने भी अपने आर्टिकल्स में इस रिवर के एग्जिस्टेंस को ना सिर्फ एक्सेप्ट किया है, बल्कि अब वो इसे सरस्वती रिवर नाम से ही मेंशन करते हैं अपने आर्टिकल्स में। और अब इन हिस्टोरियंस के पास कोई रीजन या एविडेंस नहीं है इस रिवर को मिथिकल रिवर या काल्पनिक नदी कहने का। और अब ये सवाल आता है कि ये इतनी मैसिव नदी सूखी कैसे और गायब कहाँ हुई? तो इसका जवाब साइंटिफिक जर्नल नेचर के एक आर्टिकल में मिलता है। ये एक मैसिव रिवर थी जो हिमालय से स्टार्ट होती थी, बट इसका मेजर चंक या कहें कि मेजर सोर्स ऑफ वाटर वाज इंडियन मानसून, जो कि आज के कंपैरिजन में उस टाइम बहुत ज्यादा था, और ये मानसून इस रिवर को फेड करता था। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का टेम्परेचर राइज होने लगा और मानसून गिरने लगा, वैसे वैसे ये रिवर भी सूखने लगी और आज से 3000 से 4000 साल पहले कम्प्लीटली ड्राइड आउट हो गई। सो अब आप सोच रहे होंगे कि इस रिवर का आर्यन इन्वेजन थ्योरी से क्या लेना देना। तो आपको ये बता दूं कि वन ऑफ द सेंट्रल क्लेम्स ऑफ दिस थ्योरी इज दैट कि इन्वेजन ऑफ आर्यंस हैपेंड अराउंड 1500 BC और ऋग्वेदा उसके बाद लिखा गया था, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। सो इन मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस के अनुसार ऋग्वेदा 1300 से 1500 BC के बीच लिखा गया था, एंड डेफिनेटली नॉट बिफोर दैट। ऋग्वेद में एक सरस्वती नदी का वर्णन बार बार
जाता है, जिसे ऋग्वेद में बाढ़ और तूफानों की देवी के रूप में यानी मदर ऑफ फ्लड्स, लाउडली रोरिंग यानी ऊंची गर्जना करती नदी जो जहां भी जाती है बस विध्वंस और प्रलय लाती है, इस नदी के रूप में दर्शाया गया है। और ये सरस्वती नदी के उस समय की बात हो रही है जब ये नदी अपने पूरी पावर में थी, ना कि सूखने वाली या डिक्रीजिंग नदी के रूप में। और अकॉर्डिंग टू रिसर्च, लास्ट टाइम दिस रिवर वाज एट इट्स प्राइम वाज 6000 BC। ये नदी इस उफान पे थी, जो क्लियरली हमें बताता है कि जिन लोगों ने जब भी ये ऋग्वेद लिखा था उस टाइम ये सरस्वती नदी अपने प्राइम पे होगी, विच क्लियरली मीन्स कि ऋग्वेदा एटलीस्ट 6000 BC यानी 8000 साल पहले लिखा गया था, एंड डेफिनेटली नॉट ड्यूरिंग 1500 BC। एंड दिस इज द फैक्ट दैट दीज हिस्टोरियंस कैन नेवर एक्सप्लेन। और ये फैक्ट 100% इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को डीबंक करता है और गलत प्रूव करता है, बिकॉज दिस वाज द सेंट्रल क्लेम ऑफ दिस हिस्टोरियंस कि ऋग्वेद जो है वो 1500 BC में इन्वेजन या माइग्रेशन के बाद लिखा गया था, बल्कि एक्चुअल हार्ड एविडेंस उसकी एज को 8000 साल पहले यानी 6000 BC बताते हैं, विच क्लियरली प्रूव देयर वाज नो आर्यन इन्वेजन एंड दिस थ्योरी इज डेफिनेटली अ मिथ। सो नाउ अ क्वेश्चन अराइज कि अगर आर्यन इन्वेजन नहीं हुआ था और द्रविडियंस को परसिक्यूट करके साउथ की साइड नहीं भेजा गया था, तो नॉर्थ और साउथ इंडियंस इतने डिफरेंट क्यों दिखते हैं? व्हाई डू नॉर्थ इंडियंस एंड साउथ इंडियंस लुक डिफरेंट? सो नॉर्थ इंडियंस एंड साउथ इंडियंस अलग इसलिए दिखते हैं क्योंकि क्लाइमेट और वेदर दोनों रीजन्स का बहुत अलग है, और जो भी लोग और परिवार सदर्न इंडिया में रहते हैं दे आर बाउंड टू हैव डार्कर स्किन बिकॉज दैट रीजन इज क्लोजर टू इक्वेटर, और इसी वजह से वहाँ ज्यादा धूप पड़ती है। वहीं अगर हम बात करें नॉर्थ इंडियंस की, तो क्योंकि नॉर्थ इंडिया इक्वेटर से कंपैरेटिवली दूर है और जो लोग और परिवार नॉर्थ इंडिया में रहते हैं दे आर बाउंड टू हैव लाइटर स्किन कंपैरेटिवली, और इसी सनलाइट के कम पड़ने की वजह से यूरोपियन जो है और ज्यादा वाइट होते हैं। बिकॉज इफ यू सी, इंडिया इज नॉट अ स्मॉल लैंड मास, डिस्टेंस बिटवीन कश्मीर टू कन्याकुमारी इज मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्वे टू ग्रीस, और इसी बहुत बड़े भूभाग और अलग मौसम के कारण ही लोगों के डिफरेंट स्किन टोन और समवॉट डिफरेंट फेशियल स्ट्रक्चर्स भी हैं। बट अगर आप देखेंगे जेनेटिक्स को, तो आप पाएंगे कि ना सिर्फ नॉर्थ इंडियंस एंड साउथ इंडियंस बल्कि इवन पाकिस्तानी, बांग्लादेशी एंड अफगानी पश्तून्स भी सेम DNA और जेनेटिकल क्रोमोसोमल हैप्लोग्रुप नेम्ड R1A1A शेयर करते हैं, जैसा कि मैंने अपने जेनेटिक्स वाले पार्ट में बताया था। नाउ व्हाट इज R1A1A? R1A1A is a Y chromosomal haplogroup which proves that majority males of this Indian subcontinent shares Y chromosomal patrilineal lineage or vansh with this one male which has this R1A1A DNA and who existed around at least 25,000 years ago, if not more. And you know where? In this very same Indian subcontinent, which clearly proves कि हमारे पूर्वज, पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लोगों के पूर्वज एटलीस्ट 25,000 ईयर से इस सबकॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, ना कि कोई सो कॉल्ड आर्यन जो कि मात्र 3500 ईयर्स अगो या फिर 1500 BC में ही इस सबकॉन्टिनेंट में आए थे। नाउ दिस क्लियरली डिबंक्स द आर्यन इन्वेजन थ्योरी एंड आई प्रूव्ड इट अ मिथ और अ होक्स, जो कि ब्रिटिशर्स और उनके पपेट्स ने क्रिएट की थी टू जस्टिफाई देयर कोलोनाइजेशन एंड क्रिएट डिवीजन इन द इंडियन सोसाइटी, एज दे से डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड कॉन्कर, या बांटो और राज करो। I proved this theory a myth with the help of hard archaeological and genetic evidence plus satellite images and other surveys done by IIT Kharagpur and ASI, and not by my personal assumptions or opinion. And now the conclusion part of this video comes, why it is important to debunk this Aryan invasion myth। क्यों ये इतना important है कि ये Aryan invasion theory को हमें debunk करना चाहिए? क्योंकि ये Aryan invasion theory ही है जो नॉर्थ साउथ में डिवीजन क्रिएट करती है और नॉर्थ इंडियंस को आउटसाइडर दिखाती है, और इसी बेसिस पे हिंदू धर्म और संस्कृत को भी बैकवर्डनेस और एट्रोशियस कल्चर और लैंग्वेज के रूप में बढ़ावा देती है इन यूरोपियन हिस्टोरियंस और उनके इंडियन स्टूजेस और पपेट्स के द्वारा। और यही सब चीजें आने वाली जनरेशंस में ना केवल इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को जन्म देती है, बल्कि लोगों को सोचने पे मजबूर कर देती है कि समाज में जितनी भी बैकवर्डनेस है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हिंदू धर्म और संस्कृत की वजह से ही है, जो कि हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। और नॉर्थ साउथ में जो डिवाइड है ये कंट्री की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसीलिए ये सब ना हो और इंडियंस में सेल्फ स्टीम और कल्चरल प्राउड का संचार हो, बट किसी भी तरह की डिविजिव या बांटने वाली आइडियोलॉजीज और थ्योरीज का नाश हो। इसीलिए आर्यन इन्वेजन थ्योरी को डिबंक करना आवश्यक है ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक एंड हार्ड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा। बाकी अगर आप इस टॉपिक के बारे में और डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं, इस वीडियो में जो आर्टिकल्स मैंने मेंशन किए हैं उनको पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहे तो वहाँ जाके इन सबको पढ़ सकते हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।